हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम नेट जेआरएफ की परीक्षा के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। इन प्रश्नों के आंसर्स को देखते हैं और साथ ही हम उस पूरे प्रश्न को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उस प्रश्न का सही जवाब यदि कोई चीज है या कोई ऑप्शन है तो वह क्यों है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात, ये हम प्रीवियस ईयर्स में ये जो सीरीज चला रहे हैं, ये सीरीज पूरी क्या है, दिसंबर 2023 के प्रश्नों पर आधारित है। दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ है यूजीसी नेट का, उसमें भूगोल विषय के प्रश्न पत्रों में या इस प्रश्न पत्र में भूगोल से कैसे प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, किस तरीके से प्रश्नों को फ्रेम किया गया है। मुख्य उद्देश्य भी हमारा यही है कि आप इन प्रश्नों के आधार पर प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति को समझें कि किस तरीके से प्रश्नों को पूछा जा रहा है। तो इससे पहले हमने इकाई 1, इकाई 2 और 3 के बारे में चर्चा की है, यानी हम इसे क्रमशः इसी अनुसार आगे चलाएंगे, जिसमें हम क्रमशः आगे आने वाली इकाइयों पर आधारित जो प्रश्न रहे हैं, जो प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम किस इकाई के बारे में चर्चा करने वाले हैं? आज हम इकाई 4 यानी यूनिट 4 में क्या शामिल है, ध्यान रखें, पर्यावरण भूगोल, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से दिसंबर 2023 में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न पत्र में पर्यावरण भूगोल से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित या आप कह सकते हैं खाली स्थान जैव भार का व्युत्क्रमित पिरामिड दर्शाता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, जैव भार का, और क्या पूछा जा रहा है, व्युत्क्रमित पिरामिड। और आप ध्यान रखें, जब हमने पिरामिड्स के बारे में चर्चा की थी तो वहां हमने जाना था कि पिरामिड, हमने क्या पढ़ा कि जो 3 प्रकार के पिरामिड हमारे पास पाए जाते हैं, उनमें से भी पिरामिड 2 होते हैं। एक तो सीधे पिरामिड और दूसरे उल्टे या उल्टा पिरामिड, और इसी उल्टे पिरामिड को व्युत्क्रमित पिरामिड कहा जाता है। व्युत्क्रम यानी उल्टा, है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, जैव भार का व्युत्क्रमित पिरामिड इन 4 ऑप्शनों में से क्या दर्शाता है, वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है एक बड़े पेड़ का पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा है घास भूमि पारिस्थितिक तंत्र, तीसरा है वन पारिस्थितिक तंत्र और चौथा है जलीय पारिस्थितिक तंत्र। तो जब आपने पढ़ा होगा जैव भार के बारे में और जैव भार पिरामिड्स के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि इसके अंतर्गत हमारे पास जो लेवल मौजूद है पिरामिड की, चाहे वह सीधा हो या वह उल्टा हो, हम सभी क्या जानते हैं कि जो आधार होता है वह क्या होता है। जब हम सीधे पिरामिड की बात करते हैं तो यह आधार चौड़ा होता है, जब हम उल्टे पिरामिड की बात करते हैं तो इसका आधार देखिए सकरा होता है, यानी थोड़ा कम हो जाता है। और चूंकि जैव भार पिरामिड की चर्चा की जा रही है, यानी इसमें समस्त जीव, जितने भी पिरामिड्स में जीव पाए जाते हैं, इन समस्त जीवों के जैव भार, खासकर सूखे जैव भार की बात की जा रही है, उनके शुष्क भार की बात की जा रही है, ताकि जो आकार के आधार पर विभेद हो रहा था अभी तक पिरामिड में, वह खत्म हो सके। ठीक है, तो शुष्क जैव भार के आधार पर पिरामिड 2 प्रकार के होते हैं, सीधे और उल्टे। ठीक, अब बात करें जैव भार, यानी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इनके वेट के बारे में बात कर रहे हैं, जीवों के भार के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी आप भार के बारे में बात करिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बड़े पेड़ का पारिस्थितिक तंत्र देखिए, एक बड़े पेड़ का जो पारिस्थितिक तंत्र है वह उल्टा होता, वह उल्टा नहीं सीधा होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा पिरामिड बनता है, इसमें एक बड़ा पेड़ है मान लीजिए, और इस बड़े पेड़ में जो छोटे छोटे जीव जंतु उनकी संख्या ज्यादा होगी, और उसके बाद और उसमें बड़े बड़े पक्षियों की संख्या और ज्यादा होगी। तो जब आप बड़े पेड़ की बात करें, यानी इसका पिरामिड क्या होगा, एक बड़े पेड़ का पारिस्थितिक तंत्र क्या होगा, बड़ा होगा। तो एक बड़े पेड़ का पारिस्थितिक तंत्र और या इसके पिरामिड की बात करें तो यह सीधा पिरामिड बनाएगा। दूसरा है घास भूमि पारिस्थितिक तंत्र। देखिए, घास भूमि पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड भी सीधा बनता है, इसमें भी घास भूमि होती है। घास भूमि में छोटे छोटे इसमें आप जानते हैं कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, इनका सेवन छोटे छोटे आप देखिए खरगोश करते हैं, और आगे बढ़ता जाता है यह क्रम। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि घास भूमि पारिस्थितिक तंत्र की यदि हम बात करें, जैसे सबसे पहले घास के ऊपर आपने देखा तिलचट्टे पाए जाते हैं, तिलचट्टे के बाद आप ऊपर आगे बढ़ेंगे चूहे हो जाएंगे, या आप कह सकते हैं उसमें आगे चिड़ियां आ जाएंगी बड़े बड़े,
पक्षी शामिल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका जो हमारे पास घास भूमि का पारितंत्र है यह भी क्या होगा, सीधा होगा। वन पारिस्थितिक तंत्र की बात करें यह भी इसी प्रकार से बनेगा और यह भी क्या होगा, सीधा होगा। जब हम बात करेंगे जलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में तो ध्यान रखिए जलीय पारिस्थितिक तंत्र का जैवभार पिरामिड क्या दर्शाता है, व्युत्क्रमानुपाती पिरामिड दर्शाता है, या आप कह सकते हैं व्युत्क्रम पिरामिड दर्शाता है। यह कैसे बनता है, तो यह बनता है उल्टा। क्यों? क्योंकि जब आप जलीय पारितंत्र में जाएंगे तो आप ध्यान रखें कि जलीय पारितंत्र में आपको छोटे छोटे प्लवक मिलेंगे, है ना। क्या मिलते हैं, प्लवक मिलते हैं, पादप प्लवक। ये पादप प्लवक बहुत तेजी से जनन करते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है, लेकिन जैवभार की तुलना में ये अपने ऊपर वाले स्तर यानी छोटी छोटी जो मछलियां पाई जाती हैं उनकी तुलना में कम ही होते हैं। और फिर छोटी छोटी मछलियों के बाद जो ऊपर वाला स्तर होता है वह होता है जैवभार के आधार पर यदि देखें तो बड़ी मछलियों का, और जो बड़ी मछली है इनका भार क्या होगा, अधिक होगा। यानी जलीय पारिस्थितिक तंत्र की यदि हम बात करें तो जैवभार के आधार पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र कैसा पिरामिड दर्शाता है, व्युत्क्रमित पिरामिड को दर्शाता है। ठीक है, तो जब भी आप जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करिएगा तो ध्यान रखें कि जो सबसे ऊपर लेवल होगा इस पूरे पिरामिड में जो आधार होगा वह कैसा होगा, संकरा होगा। ठीक है, आधार क्या होगा, संकरा होगा। और उसके बाद जहां पर पादप प्लवक पाए जाएंगे, फिर उसके बाद आप ऊपर की ओर उठिएगा, ये कौन सी श्रेणी हो जाएगी, पहली ये हो जाएगी उत्पादक श्रेणी। फिर आप ऊपर उठेंगे और छोटी छोटी मछलियां आपको मिलेंगी, ये शाकाहारी मछलियां होती हैं। और ध्यान रखें कि जब भी हम बात करेंगे बायोमास के आधार पर या जैवभार के आधार पर तो ये इसकी तुलना में अधिक होगा और उसके ऊपर वाला लेवल और अधिक होगा। जो बड़ी मछलियां होती हैं वे छोटी मछलियों का शिकार करती हैं और ये क्या होती हैं, मांसभक्षी होती हैं। कुछ ध्यान रखें, मांसभक्षी। ठीक, तो यहाँ पर जलीय पारिस्थितिक पिरामिड है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, वह व्युत्क्रमित पिरामिड को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला में जीवों का सही क्रम पहचानिए। आपके सामने जीव है वर्नाकल लार्वा, डायटम, हेरिंग, एरोक्रमी। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। आपके पास विकल्प है 1 2 3 4, 2 1 4 3, 4 3 1 2, 3 1 4 2। देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आपको इन चारों चीजों के बारे में, इन चारों जीव जंतुओं के बारे में पता होना चाहिए। जैसे जब हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखला की, खाद्य श्रृंखला के बारे में हम सभी जानते हैं यह क्या है, यह है जो हमारे पास जीव जंतु हैं। इन जीव जंतु एक दूसरे का क्या बनते हैं, भोजन बनते हैं, एक दूसरे के भोजन के रूप में कार्य करते हैं। यानी एक जंतु दूसरे या एक जीव दूसरे जीव का भोजन होता है और इस तरीके से ये एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की ओर बढ़ते जाते हैं और यही पूरी श्रृंखला क्या बनाती है, खाद्य श्रृंखला बनाती है। और जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखला, चूंकि हम क्या जानते हैं, हमें यह भी तो पता है कि एक जंतु दूसरे जंतु का भी भोजन बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक जंतु केवल एक ही भोजन पर आश्रित हो और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे जीव जंतुओं का वह भोजन हो। तो इस आधार पर बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं बनती हैं और ये सभी बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। ठीक, अब यदि हम बात करें खाद्य श्रृंखला के बारे में तो देखिए क्या पूछा जा रहा है, खाद्य श्रृंखला में जीवों का सही क्रम क्या है, पहचानिए। जीवों का सही क्रम यानी पोषण स्तर की बात की जा रही है। सबसे पहले उत्पादक यानी प्राथमिक उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता और फिर अंतिम में तृतीयक उपभोक्ता आता है। और अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र के जो पोषण स्तर हैं वह भी इसी तरह डिवाइड किए गए हैं। अब इंपॉर्टेंट बात इन चारों जीवों के बारे में हम जानते हैं। देखिए जब वर्नाकल लार्वा की बात की जाएगी तो ध्यान रखिएगा वर्नाकल लार्वा क्या है, शिकारी प्रवृत्ति का है। ठीक, और क्या है, शिकारी प्रवृत्ति के साथ साथ इसकी एक खास बात यह भी है कि यह परजीवी है यानी किसी और पर आश्रित है। ठीक है, ध्यान रखें। यदि हम बात करें डायटम की, क्योंकि डायटम भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा डायटम के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात, इसके चारों तरफ देखिए डायटम छोटा छोटा आपको दिखेगा मोतीनुमा आकृति में। ठीक, और ये आसपास शैवालों के पास ही छोटी छोटी आकृति में आपको मिलेगा। इसके चारों तरफ सिलिका की परत पाई जाती है। ठीक है, इसलिए ज्यादा ये सिक्योर होते हैं, ये सूख भी जाते हैं जब मरते हैं तो इनके चारों तरफ की जो खोल है ये मिलकर पूरा एक पत्थरनुमा आकृति बनाती है। ठीक है, डायटम के बारे में भी आपको ये ध्यान रखना है। डायटम के बारे में खास बात ही यह
किसी भी आप श्रेणी में रखिएगा तो ये किसके भीतर आएगा, ये आएगा प्राथमिक उत्पादक के भीतर। डाइटम ध्यान रखें कहां पर आएगा, प्राथमिक उत्पादक के भीतर। ये चारों जीव मरीन या समुद्री स्थानों पर पाए जाने वाले जीव हैं। हेरिंग की यदि बात करें तो हेरिंग के बारे में ध्यान रखें कि ये समुद्री अकशेरुकी जीवों से लेकर विभिन्न प्रकार के कीड़ों मकोड़ों, विभिन्न प्रकार के जीवों और मछलियों का शिकार कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि हेरिंग मांस भक्षी है यहाँ पर, और इन चारों में यदि आप तुलना करें तो ये सबसे ऊपर आना चाहिए। यानी हेरिंग के लिए जो हमारी श्रेणी होगी वह सबसे ऊपर होगी। सबसे ऊपर वाली श्रेणी में आएगा नंबर 3 हेरिंग। फर्स्ट नंबर की श्रेणी में क्या आएगा, डाइटम यानी नंबर 2। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है वर्नाकल लार्वा और एरियोक्रमी के बारे में। तो एरियोक्रमी के बारे में आपको इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, यह ध्यान रखना है कि ये भी समुद्री मांसाहारी जीव है। क्या है, समुद्री मांसाहारी जीव है। अब जैसे ही हमने कहा मांसाहारी है तो आपको क्या आ जाएगा कि यह आ जाएगा यहां। किस क्रम में बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले यदि हम बात करेंगे उत्पादक के बारे में, यह आएगा यहां पर। क्यों, क्योंकि इसके बाद यह क्रम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सबसे पहले उत्पादक, जिसमें पादक शामिल हो जाते हैं। जो भी प्लवक होते हैं जंतु, आप जानते हैं पादप प्लवक, तो पादप प्लवक शामिल हो जाते हैं। और हम यदि बात करें घास पारितंत्र की तो क्या, घास में छोटे छोटे पादपों को या पेड़ पौधों को इसके भीतर रखा जाता है। क्यों, क्योंकि ये होते हैं प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम मरीन की बात करें या समुद्री पारितंत्र की बात करें तो इसमें जो प्राथमिक उत्पादक की बात कर रहे हैं वो शामिल होगा डाइटम यानी नंबर 2। फिर उसके बाद आप ऊपर की ओर बढ़िएगा और वर्नाकुलम लार्वा, वर्नाकल लार्वा जो है वह शामिल हो जाएगा नंबर 2 पर। ठीक, फिर आप आगे बढ़ेंगे और जो द्वितीयक उपभोक्ता होगा, द्वितीयक उपभोक्ता किस स्तर पर आएगा, एरोक्रमी नंबर 4। और फिर आप और ऊपर बढ़ेंगे और 3 हेरिंग जो कि सबका शिकार कर सकता है, ये नंबर 3 पे आएगा। तो क्रम क्या होगा, 2 1 4 3, क्योंकि क्या पूछा जा रहा है, सही क्रम को पहचानना है। 2 1 4 3 यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोगों के संदर्भ में उस कथन को पहचानिए जो सही नहीं है। ध्यान रखें क्या पूछा जा रहा है, जो सही नहीं है। अब सही नहीं है के लिए आपको सेंटेंस को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। सेंटेंस है, लेथरी रुग्णता या खेसारी तंबाकू के अत्यधिक सेवन का परिणाम है। ध्यान रखें, लेथरी रुग्णता किसका परिणाम बताया जा रहा है इसमें, खेसारी तंबाकू का। ठीक, अगला कथन है, पेलाग्रा या चर्मग्राह नियासिन की कमी का परिणाम है। अगला है, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम को चमकी बुखार के रूप में जाना जाता है। और अगला है, बेरी विटामिन B1 की अत्यधिक कमी का परिणाम है। देखिए हम सभी जानते हैं कि बेरी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। और विटामिन B1 की जितनी ज्यादा कमी होगी बेरी रोग उतना खतरनाक हो जाएगा। बेरी रोग की खास बात, यह आपके हृदय को भी प्रभावित कर सकता है, विभिन्न मांसपेशियों को भी प्रभावित कर सकता है और अंत में हार्ट फेल जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। तो विटामिन B1 अपने की कमी से क्या हो रहा है, बेरी रोग, यानी यहाँ पर डी कथन क्या हो जाएगा, सही। फिर बढ़ते हैं सी की ओर। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम को चमकी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि चमकी बुखार एक आम भाषा में प्रयोग करने वाला शब्द है, लेकिन इसका जो रियल नेम है वह यही है, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमारा सी कथन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या है कि यह मस्तिष्क से जुड़ी हुई बुखार है, यानी शरीर और मस्तिष्क में ऐंठन आ जाना ये इसका लक्षण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले बात करते हैं हमारे पास जो कथन है बी की, पेलाग्रा या चर्मग्राह नियासिन की कमी का परिणाम है। बिल्कुल सही बात है, यह भी बिल्कुल सही जवाब है। दरअसल नियासिन की कमी की वजह से चर्मग्राह रोग होता है। अब इंपॉर्टेंट बात की पेलाग्रा है क्या, तो ध्यान रखिएगा, यह नियासिन की बात करें जब तो यह विटामिन B3 है। यानी नियासिन क्या है, विटामिन B3, और विटामिन B3 की कमी से क्या रोग होता है, पेलाग्रा। आपको कहीं कहीं है चर्मग्राह करके भी मिल जाएगा।
और जो हमारे ये किस वजह से हो सकता है, तो ये हो सकता है आनुवांशिक विकार की वजह से, ध्यान रखें, आनुवंशिक विकार की वजह से ये हो सकता है। हो सकता है कि पुराने समय में किसी को रहा हो उसकी फैमिली में, तो आनुवांशिक रूप से भी आगे बढ़ सकता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात कि आपको कुपोषण की समस्या से निजात पाना होगा, तभी आप पेलाग्रा से निजात पा सकते हैं, क्योंकि कुपोषण के माध्यम से भी यह रोग हो सकता है। अब इम्पोर्टेंट बात, लेथेरी रुग्णता की बात करें यदि हम, तो जो लेथेरी रुग्णता है यह खेसारी तंबाकू के अत्यधिक सेवन से नहीं होता। लेथेरी रुग्णता दरअसल खेसारी दाल के अत्यधिक प्रयोग से होता है, ध्यान रखें, इसके अत्यधिक सेवन की वजह से होता है। कहीं कहीं आपको मिलेगा मटर, ठीक है, खेसारी मटर ऐसा पाया जाता है। जो खेसारी मटर है उसमें आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करने की क्या होती है प्रवृत्ति, यानी कि मसल्स को क्या कर सकता है, खत्म या खराब कर सकता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को चलने में समस्याएं हो सकती है, यानी पैरों में ज्यादा दिक्कत आती है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर सही क्या नहीं है, कथन एक सही नहीं है, यानी हमारे प्रश्न में जो पूछा गया है कि सही नहीं कथन को पहचानना है, ऑप्शन ए प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, केल्प वन निम्नलिखित या कह सकते हैं खालिस्तान पारिस्थितिक तंत्र है। हमारे पास ऑप्शन है अर्धशुष्क, बोरियल, समुद्री या सवाना। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को आपको डायरेक्ट हल करना है, आपको पता होना चाहिए केल्प वन के बारे में। और हम सभी जानते हैं जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो केल्प वन में क्या, इनके बारे में खास बात क्या है कि जो केल्प वन है ये समुद्री या तटों पर पाए जाते हैं। लेकिन कौन से या किस क्षेत्र के समुद्री तट, तो पूर्वी प्रशांत तटों पर, ध्यान रखें, पूर्वी प्रशांत तट, इसके आसपास केल्प वन ज्यादा देखने को मिलते हैं। आप कोई पूछे कि और कहां देखने को मिल सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि बाजा और कैलिफोर्निया जैसे जो समुद्री तट हैं यहां पर या इनके जलों पर भी ये मौजूद होते हैं, जल या इन समुद्री तटों पर भी ये मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, केल्प वन क्या है, किस पारिस्थितिक तंत्र में है, सी समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। UNFCCC यानी UNFCCC का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है बॉन जर्मनी, न्यूयॉर्क USA, जिनेवा स्विट्जरलैंड, क्यूबेक कनाडा। ध्यान रखिएगा, UNFCCC की CC या CCC की जब बात की जाएगी तो इसके बारे में सबसे पहले चर्चा हुई थी वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में, और यह पहली बार वहीं अस्तित्व में आया था। UNFCCC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के लिए पहली बार जो चर्चा हुई थी संयुक्त रूप से, वह कहां पर हुई थी, ध्यान रखें, जो वह चर्चा हुई थी रियो डी जेनेरियो में 1992 में जो सम्मेलन हुआ, बहुत फेमस है। स्टॉकहोम इसका जो क्षेत्र था जहां पर यह सम्मेलन हुआ था, काफी फेमस सम्मेलन है। अब इंपॉर्टेंट बात इसकी फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और इसका जो क्या कह सकते हैं मुख्यालय है बॉन जर्मनी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि UNFCCC का मुख्यालय बॉन जर्मनी में ही है, ठीक है। आपको इसके बारे में भी ठीक से पढ़ना होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसमें सबसे पहले जो देश एक साथ मिलकर सामने आए थे, उन्होंने 197 देशों ने अपनी भागीदारी जताई थी इसके लिए। और जो 1992 में सम्मेलन हुआ था, इसमें कुछ अन्य चीजों पर भी फोकस किया गया था, जिसमें बायोडाइवर्सिटी भी शामिल है, ठीक है। तो यानी आपको इस कन्वेंशन को ठीक से पढ़ना होगा। आप देख सकते हैं कि जो भी कन्वेंशन है या जो चीजें हेडक्वार्टर्स जिनके बने हैं, उनके मुख्यालय के बारे में भी पूछा जा रहा है, उनके बारे में पूछा गया है। तो आपको इन चैप्टर्स को इसी आधार पर भी पढ़ना है जैसे प्रश्न को फ्रेम किया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले यूनिट के कुछ खास प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।